सुप्रभात। आप सभी का महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान में स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास है वो है हिंदी व्याकरण के तहत समास प्रकरण को लेकर के। अब तक हमने जो है कर लिया था वाक्य के बारे में कर लिया था, जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा जो है टॉपिक समास है। यह समास जो है हम छठी से लेकर के 8वीं तक और 9, 10 की क्लास तक के लिए ये उपयोगी है अपने। ठीक है, समास क्या होता है सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। सम धन आस, इसको हम करते हैं, क्या करते हैं, सम धन आस। देखिए, सम का मतलब होता है एकदम साथ में, सम का मतलब साथ में, आस पास पास, यानी कि सब एक साथ हो, तो वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास में जब इसकी की गई रचना, उस समय समास का कारण यही था व्याकरण में करने का कि जो लंबे लंबे वाक्यांश होते थे, जो लंबे लंबे वाक्यांश होते थे, उन वाक्यांशों को क्या करना था, छोटे रूप में करने के लिए इसकी रचना की गई, इसको बनाया गया। यानी कि जो बड़े बड़े हैं उनको हम क्या करते, छोटे करते। जैसे देखिए, हम बार बार ये तो नहीं कह सकते कि रसोई के लिए जाना है, रसोई के घर में जाना है ना, रसोई के लिए घर है जहाँ खाना बनाने जाना है। तो इस प्रकार से ऐसे कई वाक्य थे जहाँ पर उनको क्या किया गया, छोटा किया गया, तो वह क्या हुआ, समास कहलाया। समास के शब्दों को ही हम समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। और उनको अलग करने की प्रक्रिया जो होती है वह क्या होती है, समास विग्रह कहलाती है। बिल्कुल सही आपका जवाब है, आपने बिल्कुल सही सोचा है कि समास विग्रह कहलाता है। अब देखिए, हम इसकी परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। तो परिभाषा के अंतर्गत हमारी क्या बनेगी कि देखिए, हमने संधि जब पढ़ते हैं वो क्या होती है, वर्णों के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है, वर्णों के आधार पर। लेकिन समास जो होता है शब्दों के आधार पर होता है, क्योंकि ये शब्दों के मेल से बना हुआ वाक्यांश होता है, इसलिए। ठीक है, तो ये बनेगी इसकी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक, देखिए हर एक नहीं, सार्थक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये तो हो गई हमारी सरल सी परिभाषा। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं पदों को क्या कहते हैं हम, समस्त पद। बिल्कुल सही, क्या कहेंगे हम, समस्त पद कहते हैं। ठीक है, समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, समास विग्रह कहते हैं। देखिए, इसमें क्या है, देखो, समस्त पद में मतलब जो पद आ रहा है पूरा पद। ठीक है, विग्रह का मतलब क्या होता है, बड़ा रूप। विग्रह का मतलब क्या होता है, बड़ा रूप होता है। ठीक है, तो समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं हम, जैसे कि उदाहरण में, जैसे ये तो है हमारा समस्त पद। ठीक है, फिर इसको हम लिखेंगे, अब क्या हो जाएगा कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, रसोई
घर। क्या बन जाएगा? रसोई घर बन जाएगा। अब एक और उदाहरण देख लेते हैं। विद्या के लिए आलय। अब इतना बड़ा शब्द अगर हम लिखते हैं तो अजीब सा लगता है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसका समास में परिवर्तित कर दिया। तो क्या बनेगा? विद्यालय, है ना। आलय का मतलब होता है घर। क्या होता है? घर या मंदिर। क्या होता है? घर या मंदिर, वह स्थान जो विद्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये कुछ दो उदाहरण हमने देखे, जिससे हमें ये ज्ञात होता है कि समास क्या करता है, उन वाक्यांशों को छोटा बनाने में हमारी सहायता करता है और पूर्ण अर्थ के साथ यह ग्रहण करता है। अब बारी आती है समास के भेद कितने होते हैं। ठीक है, देखिए संस्कृत में जो भेद होते हैं वो थोड़ा उनसे कम होते हैं, लेकिन वही भेद क्या होते हैं, तत्पुरुष के अंतर्गत समाहित होते हैं। कम और ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं होता है। पर हिंदी में हमारे जो है उन्हीं भेदों को क्या किया गया है, अलग अलग रूप में हमारे सामने लिया गया है। तो हमारे लिए हिंदी में जो समास है, उन हिंदी समास की जो भेदों की संख्या है वह 6 हैं। कितने हैं? समास के भेद कितने? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला लेते हैं। देखिए कंटिन्यूस में लेंगे, क्रमबद्धता में लेंगे हम, तो इससे क्या होगा, हमें अच्छे से याद रहेगा। देखिए इस ट्रिक से अगर याद करेंगे, लिखेंगे भी, तो हमें अच्छे से याद होगा। देखिए सबसे पहले अलग अलग जो है ना, उनको पहले लिखते हैं हम। तो सबसे पहले है अव्ययी भाव समास। सबसे पहले क्या आएगा अपना? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब दूसरा आ जाएगा अपना तत्पुरुष। क्या आ जाएगा? तत्पुरुष समास। तीसरा आ जाएगा द्विगु समास। चौथा आ जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, और पांचवा आ जाएगा कर्मधारय। क्या आ जाएगा? कर्मधारय। छठा आ जाएगा बहुव्रीहि। क्या आ जाएगा? बहुव्रीहि समास। देखिए लिखने का ये कारण मैं बताती हूँ आपको, इस प्रकार से क्यों है। क्या होता है कि अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष ये दोनों ही अलग अलग है। कैसे है मैं बताऊं कि जो अव्ययी भाव है, इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? अव्यय शब्द। अव्यय शब्द यानी कि जो परिवर्तन नहीं होते हैं ना। इसमें ये पहला पद है, इसमें दूसरा पद आ जाएगा। मैं परिभाषा आपको बताऊंगी, लेकिन ये इसको लिखने का कारण बता रही हूँ आपको। इसमें अव्यय का हो जाएगा, इसके अंदर जो है कारक की विभक्तियों के आधार पर इसका होगा। किसके आधार पर होगा? ये कारक की विभक्तियों के आधार पर इसका भेद होंगे। ठीक है, अब ये द्विगु, देखो दोनों द पास में आ रहा है ना, तो अच्छे से याद भी रहेगा। द्विगु में आ जाएगा संख्यावाची। कैसा आ जाएगा? संख्यावाची। पहला पद है संख्यावाची। द्वंद्व, द्वंद्व तो और भी आसान है बच्चों अपने लिए। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? दो जने। द्वंद्व, द्वंद्व जो होता है, द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध वैसे तो, और युद्ध जो है वो दो लोगों के मध्य होता है। तो यहाँ पर समास जो है वो द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं है। यहाँ पर समास है जहाँ पर दो लोग, दो स्थितियाँ जो है बराबर रहती हैं, यानी कि दोनों की समानता क्या है? बराबर रहती है। अगर एक नहीं हो तो दूसरा पूरक नहीं, दूसरा नहीं है तो पहला पूर्ण नहीं। तो ये हो गया द्वंद्व समास, यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अब बारी आती है कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होता है? हमारे विशेषण और विशेष्य होता है। क्या होता है? विशेषण और विशेष्य। ठीक है, अब देखो विशेषण किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही है। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताए वह विशेषण कहलाता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताए, यानी कि
जैसे क्या होता है, काला घोड़ा है, घोड़ा काला है लेकिन वह कैसा, बहुत गहरा काला है, तो जहाँ बहुत ज़्यादा शब्द आ जाता है वह विशेष्य के अंतर्गत आ जाता है। अब इसी को हम एक और नाम से जोड़ेंगे, वह हो जाएगा उपमान व उपमेय। क्या हो जाएगा, उपमान व उपमेय। बात वही है, सेम ही है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, देखो इसी को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, और इसी को ही हम विशेष्य कहते हैं। अब देखिए कैसे पता चलेगा, विशेष्य उपमेय, पीछे य आ रहा है। छोटी छोटी ट्रिक्स के हम अच्छे से याद इसको कर सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ, तो इसमें क्या होता है कर्मधारय में कि उसमें व्यक्ति की विशेषता के बारे में बताया जाता है। हम उदाहरण से भी करेंगे इसको, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर आता है अपना बहुब्रीहि। देखिए बहु का अर्थ क्या होता है, बहु यानी कि ज्यादा, बहु यानी ज्यादा, ब्रीहि अलग अलग, यानी कि जिसके अलग अलग अर्थ हो, बहुत सारे रूप हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह समास में ना तो पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा पद प्रधान है। तो हो गया ना बिल्कुल अलग से, कि जहाँ पर ना पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, उसका क्या हो जाएगा, तीसरा अर्थ ही निकल जाएगा अलग से। तो ये तो हमारे वे कौन से 6 भेद हो गए समास के। देखिए कौन कौन से हो गए, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये हमारे इसकी जो है एक स्ट्रक्चर खड़ी हो गई है समास की, कि समास किसे कहते हैं, कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को। देखिए हमेशा ये शब्द जरा ध्यान में रखना, सार्थक शब्दों को, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मायने रखता है, उसके मेल को। ऐसे नहीं कि दो या दो से अधिक शब्दों के, शब्दों नहीं, सार्थक शब्दों के मेल को। ठीक है, और इन्हीं पदों को हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। बिल्कुल सही। और उनको अलग करने की जो प्रक्रिया है उनको हम क्या कहेंगे, समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, समास विग्रह कहते हैं। अब इसमें समास के भेद कितने, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्विगु, फिर द्वंद्व, फिर कर्मधारय, फिर बहुब्रीहि समास होता है। अब हम जो करेंगे वो है हमारा अव्ययी भाव समास। सबसे पहला और सबसे प्रथम जो आता है वो है अव्ययी भाव समास, जिसके अंतर्गत जो है पहला पद कैसा होगा, अव्यय होगा। कैसा होगा, अव्यय होगा। तो सबसे पहला लिखते हैं अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखिए, जिस पद में पहला पद अब पहले पद को हम क्या कहते हैं, इसमें देखिए पूर्व पद, इसमें क्या लिखेंगे हम, पूर्व पद। पहला पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। और ये कैसा होगा, पहला पद कैसा होगा, अव्ययी होगा। पहला पद अव्यय होता है जिससे पूरा पद अव्यय बन जाता है, पूरा पद अव्यय बन जाता है। ठीक है, इसलिए इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है,
अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए कारण क्या कि इसका पहला पद जो होता है कैसा होता है, अव्यय होता है। अब अव्यय कौन कौन से होते हैं वो लिख लेते हैं हम सबसे पहले कि अव्यय में जैसे कौन से अवयव हैं, यथा, बर, प्रति, हर, है ना, ये जो होते हैं, प्राय, यह शब्द जो क्या होते हैं, ये सब अव्यय होते हैं। कभी कभी उन अवयवों की क्या होती है, दोहरान कार्य होता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण लिख लेते हैं जिससे हमें और भी अच्छे से समझ में आ जाए कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव का उदाहरण अपने सबसे पहले देखिए लिखते हैं हम, भर का ले लेते हैं, भर पेट, भर पेट। तो इसका अगर हम अर्थ निकाले तो क्या होगा कि पेट भर कर, पेट भर कर। हम बोलते ना हमने भर पेट खा लिया है, तो इसका पूरा अगर हम विग्रह करें तो इसका ये निकलेगा पेट भर कर। ठीक है, अगला हम लिखते हैं प्रतिदिन। क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, यानी कि हर दिन। क्या हो जाएगा, हर दिन। क्या हो जाएगा, हर दिन। उसके पश्चात आ जाएगा रातों रात। क्या आ जाएगा, रातों रात। इसका हो जाएगा रात ही रात में, रात ही रात में। अगला देखते हैं अब अपन इसमें, धड़ाधड़। सुना है ना शब्द, धड़ाधड़ कर लो भाई। तो क्या हो जाएगा, धड़ के बाद धड़, धड़ के बाद धड़। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा अपने, एक और लिख लेते हैं, 5 पूरा कर देते हैं, 5 कंप्लीट कर देते हैं इसमें, फिर समझते हैं थोड़ा सा और। धड़ाधड़ हो जाएगा। इसके बाद हम एक और लिख लेते हैं, यथाशक्ति, यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। ये हो गया अव्ययी भाव के कुछ उदाहरण। देखिए मैंने पहले बताया ना आपको, ये जो शब्द आ रहे हैं ना, भर, प्रति, रातों रात में, धड़ाधड़, यथा, संभव, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये पूर्व पद है। इसको देखो हम काटते हैं ना तो ये क्या कहलाता है, ये पूर्व पद। क्या कहलाएगा, ये पूर्व पद। ठीक है, और ये जो पीछे का जो भाग है इसको कहते हैं उत्तर पद। क्या कहते हैं, उत्तर पद। ठीक है, इसी से तो समझ में आएगा आपको कि पूर्व पद कौन सा है और उत्तर पद कैसे है। तो इसी को हम कहते हैं पहला पद और ये दूसरा पद। ठीक है, इसके बाद में हमारा हो जाएगा क्या है, भर पेट। ठीक है, भर पेट, पेट भर कर। प्रतिदिन, तो पूर्व पद कौन सा हो गया, प्रति, और उत्तर पद कौन सा हो गया हमारा, दिन। तो प्रति का मतलब होता है हर दिन। ठीक है, रातों रात, हम कहते हैं ना रातों रात काम हो गया, तो यानी कि वो कार्य कैसा हो रहा है, रात भी रात में पूरा हो गया है। तो ये हो गया इसका पूर्व पद क्या है, रात ही रात में। धड़ाधड़, जल्दी जल्दी करते हैं ना, धड़ाधड़ चलो, तो धड़ाधड़, धड़ के बाद धड़, धड़ के बाद धड़। ठीक है, ये तो हमने काफी बार किया होगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार, मतलब जैसी आपकी शक्ति यानी कि काम करने की शक्ति है वैसा आप कार्य करें। यथा संभव भी होता है, और यथा मतलब जैसा आप संभव समझे, यथा संभव के अनुसार। ठीक है ना, तो ये हो गया अपना कौन सा, अव्ययी भाव समास हो गया है।
और आज हम कर लेते हैं थोड़ा सा और तत्पुरुष समास। अगला भाग कौन सा कर लेते हैं हम? तत्पुरुष समास। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं इस तरफ तत्पुरुष समास। नंबर 2 अपना आ जाएगा इसमें तत्पुरुष समास। अब देखो परिभाषा तो इसी के अनुसार ऐसे ही बनेगी कि वह पद जिसमें दूसरा, अब दूसरे को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको यहाँ बताया था उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद, दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, प्रधान होता है, बस ये इसकी डेफिनेशन है। और ये किस पर डिपेंडेबल है? इसके भेद किसके ऊपर चलेंगे? सारे कारक की विभक्तियों के ऊपर चलेंगे। तत्पुरुष के भेद कारक की कर्म विभक्ति से लेकर अपादान, सुना है ना? अपादान विभक्ति तक, कारक की विभक्ति तक होते हैं। ठीक है, ये भेद है इसमें। तो अब इसके अंतर्गत जो है वह क्या है कि तत्पुरुष जो है उसमें क्या होता है? दूसरा पद, यानी कि जो दूसरा पद होगा जिसके बारे में कहा जाता है वह होगा। अब थोड़ा सा समझा देती हूँ, इसमें आगे उदाहरण लिखते हैं, फिर हम वेद की बात करेंगे। ठीक है, जैसे लिखते हैं हस्तलिखित। क्या लिखते हैं? हस्तलिखित। अब लिखा हुआ जो यहाँ पे देखिए ये दूसरा पद है, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो किससे लिखा हुआ है? हम इसका विग्रह करते हैं, हस्त से लिखित। क्या लिखते हैं? हस्त से लिखित, है ना? तो अब ये देखो, ये जो से आ रहा है ना, ये क्या हो रहा है? ये विभक्ति का हमें भान करा रहा है। किसका भान करा रहा है? और विभक्ति जो है हमें पता है कारक के अंतर्गत ही होती है। एक और देख लेते हैं हम। ठीक है, और अगला लिख लेते हैं हम। क्या लिखें अब इसके अंतर्गत? हस्तलिखित हो गया। अब लिख लेते हैं स्वर्गीय। पढ़ा है ना काफ़ी बार, ये तो आप लोगों ने सुना भी है। स्वर्गीय, तो स्वर्ग को गया। ठीक है, तो अब को शब्द क्या है? इसमें भी विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद जन्मांध, तो क्या हो जाएगा? जन्म से अंधा। ठीक है, ये इसके कुछ उदाहरण लिखे हैं, और भी बहुत सारे हैं जो हम क्या करेंगे? विभक्ति के अनुसार करेंगे। तो आई बात आपको समझ में एकदम बराबर कि अविभाव समास है। इसके समास के कितने भेद है? 6 भेद है। 6 भेदों में हमने कितने कर लिए हैं? अभी 2 में पहुँचे हैं। तो अविभाव में क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है, और पहले पद में क्या होता है? अव्यय होता है। और अविभाव में जो है पूर्व पद प्रधान है। पहले पद को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये पहले जो सारे शब्द आए हैं वो सारे क्या हैं? भर, पेट वगैरह, ये सब क्या है? अविभाव समास के ही उद्बोधक है, यानी कि ये हमें बताते हैं अव्यय है। और इसी कारण से पूरा पद कैसा बन जाता है? अव्यय बन जाता है। ठीक है, लेकिन तत्पुरुष में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, और यह जो है किसके कारण द्वारा चलता है? कारक की विभक्तियों के द्वारा ही इसका भेद चलता है। तो इसके अंतर्गत हम कल जो है करेंगे बाकी का शेष पाठ।
कि जो तत्पुरुष के भेद हैं उसके बारे में करेंगे। धन्यवाद।